नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं जीके जीएस पे, जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए और जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए उन ऊपर चर्चा करेंगे, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की। तो ये जो प्रदान की गई है, ऑप्शन दिए हैं बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बी.डी. सावरकर। तो ये जो है बी.डी. सावरकर के द्वारा प्रदान की गई है। इनकी एक पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है आइए जानते हैं। इसमें जो बताया गया है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले जो है जो विद्रोह किसने किया था। तो 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे ने जो विद्रोह कर दिया था। उसके बाद जो है 10 मई को भी मेरठ छावनी में भी विद्रोह हुआ था सैनिकों के साथ, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। तो यहाँ पे सबसे छोटा भारत का पड़ोसी देश पूछा है। ठीक है, यहाँ पे मालदीव दिया है, नेपाल दिया है, बांग्लादेश दिया है, अफगानिस्तान दिया है। तो ये जो है मालदीव सबसे छोटा देश है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा सीमा कौन साझा करता है भारत से, तो बांग्लादेश करता है 4096। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे बात करते हैं, जो बांग्लादेश है इसने जो है अभी सीमा वार्ता की है। ठीक है, और हॉटलाइन भी भारत और किसके बीच, तो बांग्लादेश के बीच बनी है। तो सीमा वार्ता की है बांग्लादेश ने भारत के बीच। ठीक है, और अभी जो है मालदीव के साथ अभी युद्ध अभ्यास हुआ था भारत और मालदीव के बीच, वेरिन। तो याद रखिएगा, ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो बोमडीला दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश दिया है, नागालैंड दिया है, सिक्किम दिया है, अरुणाचल प्रदेश दिया है। तो जब बोमडीला दर्रे की बात आए तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आइए कुछ दर्रे हैं, महत्वपूर्ण दर्रे हैं, बात कर लेते हैं। तो बोमडीला है, दीपू है, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में, ये दर्रा तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। फिर जो है शिपकिला रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, जो और जो है ये भी पूछ लिया जाता है, बाराचला जो दर्रा है वो भी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। जो तिजू दर्रा जो है मणिपुर में है। और नाथुला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, नाथुला और जेपला जो है वो कहाँ है, तो सिक्किम में है। और वहीं बात करते हैं काराकोरम, जोजिला, बनिहाल दर्रा जो जम्मू कश्मीर में है। और पाल घाट जो है सेनकोटा दर्रा जो है केरल में है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि झील में स्थित है, कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे तमिलनाडु दिया है, कर्नाटक दिया है, केरल दिया है और असम दिया है। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आर्द्रभूमि की बात आई तो आर्द्रभूमि भारत में कितनी हो चुकी है, तो 89 हो चुकी हैं। ठीक है, अगर आपने आर्द्रभूमि वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने विस्तार से चर्चा किया है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया, नापचा बरबा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं, अरुणाचल प्रदेश दिया है, नागालैंड दिया है, मिजोरम दिया है, असम दिया है। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो है ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे बड़ा माजुली द्वीप है, नदी द्वीप, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न दिया है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थीं। तो यहाँ पे देखिए, संविधान सभा की जब बात आई है तो अभी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो है संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो संविधान सभा में कितने 389 सदस्य थे। ठीक है, इसमें से जो है कितने 292 जो है ब्रिटिश से जो है चुने गए थे। और उसके बाद जो है 93 सदस्य जो थे देसी रियासत से थे। और अगर बात करते हैं यहीं पे, तो यहीं पे जो है
इसमें जो सदस्य थी वो 15 महिलाएं सदस्य थी, ठीक है, 15 महिलाएं सदस्य थी। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब जब संविधान सभा की ही बात आई है तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। संविधान सभा का गठन होता है 1946 में, ठीक है, और इसकी बैठक जो होती है जुलाई के टाइम पे इसका गठन होता है। बैठक होती है इसके 9 दिसंबर 1940 में पहली बैठक होती है, ठीक है। टोटल अगर पूछ लिया जाए इसकी बैठकें मतलब कितने अधिवेशन हुए तो 12 अधिवेशन हुए, ठीक है। और 12वां जो अंतिम अधिवेशन हुआ मतलब अंतिम बैठक जो हुई है वो हुई है 24 जनवरी और 24 जनवरी 1950 को हुई है, ठीक है। ये जो है अंतिम बैठक हुई और इसके ठीक 2 दिन के बाद 26 जनवरी को इसको जो है लागू कर दिया गया। संविधान लागू कर दिया 26 जनवरी 1950 को, ठीक, 1950 को लागू कर दिया गया। अब यहाँ पे देखिए 1950 को इस बार जो है गणतंत्र दिवस समारोह कौन सा मनाया गया, 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। और उसके मुख्य अतिथि जो थे प्राबोवो सुबियांटो के थे, जो किसके प्रेसिडेंट थे, तो वो थे इंडोनेशिया के। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि इसमें जो है जो 24 जनवरी उसी दिन जो है राष्ट्रीय मान्यता दी गई थी किसको, तो राष्ट्रीय गान को, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जाए, संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 1949 को अंगीकृत किया गया। और यहाँ पे एक चीज़ और बात महत्वपूर्ण बन जाती है कि संविधान को बनने में कितना वर्ष लगा है, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। तो इतनी चीज़ आपको संविधान सभा के बारे में याद रखनी है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, ठीक है। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य को अयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो यहाँ पे बताना है कि जो भी 10वीं अनुसूची के तहत यहाँ पे बताएं जो लोकसभा के सदस्य होते हैं अयोग्यता से संबंधित जो है अंतिम निर्णय जो होता है वो किसका होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं भारत का निर्वाचन आयोग, भारत के राष्ट्रपति, अध्यक्ष लोकसभा और जो है भारत के उपराष्ट्रपति। तो देखिए किसकी बात आई, लोकसभा की बात आई है। तो देखिए यहाँ पे ना बात करते हैं, ये भी नहीं होता है और ये भी नहीं होता है। और जो निर्वाचन आयोग तो ये जो है चुनाव कराता है, इसका तो कार्य ये नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा। अध्यक्ष जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है इस समय वर्तमान में कौन है, तो ओम बिरला जी हैं लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। इनका कार्य होता है अंतिम निर्णय यही देते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये बात आती है जब भारत के प्रेसिडेंट की, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में मिलता है। और बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 63 में। और बात करते हैं भारत का निर्वाचन आयोग, तो इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे बात करते हैं इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो इसका उल्लेख जो मिलता है वो अनुच्छेद 324 में मिलता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में जो अनुसूचियाँ हैं वो कितनी है, 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। और भाग कितने, 22 भाग हैं। और अनुच्छेद कितने, 395 अनुच्छेद है, ठीक है। अगर आपने मेरी पॉलिटी वाली क्लासेस देखी होंगी तो आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। अगला प्रश्न दिया है भारत के संविधान का अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। तो कौन सा अनुच्छेद देता है, तो ये अनुच्छेद जो है 324 अभी बता ही चुके हैं। तो ये जो चुनाव आयोग से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो इसकी स्थापना भी बात हो गई है। अब इसका जो भी एक प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि जो भी राष्ट्रपति है और जो प्रधानमंत्री है और जो राज्य विधानसभाएं होती हैं उनकी मतदाता सूची कौन तैयार करता है, चुनाव आयोग तैयार करता है। अब चुनाव आयोग की बात आई है तो ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन बनाए गए हैं, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन बनाए गए हैं, तो ये जो है ज्ञानेश कुमार जी बनाए गए, ठीक है। 3 सदस्यीय होता है, ठीक है। और ये जो है इसकी अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में गठित की जाती है, 3 सदस्यीय समिति। तो ये सदस्यता जो होती है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो है समिति गठित की जाती है। और नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट करता है। अब यहाँ पे देखिए ज्ञानेश कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए, इन्होंने स्थान किसका लिया, तो राजीव कुमार जी का स्थान लिया। उसके बाद जो है
चुनाव आयुक्त दो होते हैं। कौन कौन से चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में अगर बात करते हैं तो चुनाव आयुक्त की अगर बात करते हैं तो ये जो है बनाए गए हैं, ये जो विवेक जोशी, ठीक है, विवेक जोशी बनाए गए, विवेक जोशी। और अगर बात करते हैं जो है सुखवीर सिंह संधू, ये जो है चुनाव आयुक्त हैं दोनों लोग। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में नए राज्यों के गठन के लिए दिया गया है? तो नए राज्यों के गठन के लिए कौन सा अनुच्छेद दिया है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 9 दिया है, अनुच्छेद 3 दिया है और अनुच्छेद 2 दिया है, अनुच्छेद 1 दिया है। देखिए अगर बात करते हैं संघ राज्य क्षेत्र की उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है, भाग 1 में किया गया है, ठीक है, भाग 1 में किया गया है। और अनुच्छेद जो है 1 से जो है 4 संबंधित है, अनुच्छेद 1 से 4 संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए अब तो इसके बीच में ही होगा, तो ये जो है अनुच्छेद 3 संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी वाला सही हो जाएगा। जो है अनुच्छेद 3 संबंधित है कि जो भी भारत के नए राज्यों के गठन की बात करता है अनुच्छेद 3 करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और महत्वपूर्ण बन जाती है कि ये सब किसके पास शक्ति होती है? तो ये जो शक्ति होती है वो संसद के पास होती है। संसद को जो है ये शक्ति प्रदान की गई है कि वो भी किसी भी राज्य में सीमा परिवर्तन कर सकती है, मतलब नाम बदल सकती है, राज्य में सीमा बढ़ा सकती है, घटा सकती है। ये सब शक्तियाँ किसके पास होती हैं? संसद के पास होती हैं। तो आपको इतनी चीज़ याद रखनी कि संसद के पास ये शक्तियाँ होती हैं सभी, आपको ये महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला प्रश्न दिया, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे बताना है कि जो अनुच्छेद 21A है इसको जो है फंडामेंटल राइट्स के रूप में शामिल किया गया भारतीय संविधान में। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? तो ये 86वां नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम है 2002 का। इसको जो है मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है, इसको शामिल किया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब फंडामेंटल राइट की बात है तो फंडामेंटल राइट का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है? तो भाग 3 में मिलता है, ठीक है, भाग 3 में मिलता है। अनुच्छेद जो है कौन सा संबंधित? तो अनुच्छेद जो है 12 से 35 संबंधित है, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए वर्तमान में फंडामेंटल राइट कितने हैं? तो 6 हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट कितने हैं? तो 6 हैं। इसको कहाँ से लिया गया? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो ये जो फंडामेंटल राइट के बारे में महत्वपूर्ण बन जाता है। मैंने फंडामेंटल राइट के बारे में स्पेशली वीडियो बना रखी है, अगर आपने चैनल पे जाके नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है। और इसको एक 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, उसको जो है लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। अगला दिया है, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। तो यहाँ पे बताना कौन सा था? ग्रामीण बैंक था, विकास बैंक था, आहोड़ बैंक था और प्रथमा ग्रामीण बैंक। तो ये जो था प्रथमा ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना होती है 2 अक्टूबर 1975 में, ठीक है, 1975 में हुई थी। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद यूपी में हुई थी, ठीक है। वर्तमान में अगर बात करते हैं वर्तमान में जो है कितनी बैंक हैं? तो 43 हो गई हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, भारतीय रिजर्व बैंक मतलब इसको शॉर्ट में आरबीआई बोला जाता है, ठीक। वाणिज्य बैंकों को किस पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? तो ये इसे कहते हैं रेपो रेट कहते हैं, ठीक है, रेपो रेट कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं तो आरबीआई की बात आई तो आरबीआई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आरबीआई की अगर बात करते हैं तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में स्थापना होती है, ठीक है। उसके बाद जो है आरबीआई के जो 26वें नंबर के गवर्नर बनाए गए, इन्होंने शक्तिकांत दास जी का स्थान लिया है। कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा से, ठीक है, संजय मल्होत्रा जी बने और इन्होंने शक्तिकांत दास जी का स्थान लिया। और पूछ ले जाए आरबीआई की राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949 में किया गया। तो ये भी आप याद रखिएगा आरबीआई के बारे में। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यहाँ पे बताना बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे 1928 दिया, 1948 दिया, 1938 दिया, 1958 दिया। तो 1928 में हुई थी, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए बीसीसीआई के सचिव कौन है? बीसीसीआई के सचिव अगर पूछ लिया जाए हाल ही में बनाए गए तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। ये जो है देवजीत
शोकिया जी बनाएंगे, ठीक है, देवजीत शोकिया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर पूछ लिया जाए अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन बनाएंगे, तो अध्यक्ष की बात करते हैं तो अध्यक्ष जो है कौन है, तो रोजर रोजर विनी, ठीक है, रोजर विनी है। अगर पूछ ले सचिव पहले कौन थे, तो आईसीसी के जो अध्यक्ष बनाए गए जे शाह जी, ये पहले सचिव थे बीसीसीआई के, अब जो है अध्यक्ष बना दिए है। इतनी चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत के सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ पे बताना सीमा सुरक्षा बल का जो है स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे 1 दिसंबर दिया है, 31 अक्टूबर दिया है, 5 मई दिया है और 13 सितंबर दिया है। तो ये जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं कि अभी हाल ही में जो है भारतीय तटरक्षक दिवस भी मनाया गया, 1 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 1 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद जो है जितनी भी अभी दिवस हाल ही में मनाए गए हैं उनकी जो है अभी जनवरी से लेकर और मार्च तक जितने भी दिवस मनाए गए वो महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जैसे कि अभी है जो महत्वपूर्ण दिवस है, जैसे अभी बात आए जो है 23 जनवरी को क्या मनाया गया, तो पराक्रम दिवस मनाया गया सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। उसके बाद जो है 9 जनवरी को क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। और बात करते हैं 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस, 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया है। और जो है फरवरी में जो 2 फरवरी को क्या मनाया गया, तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है। 1 फरवरी को जो है भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया गया है। और जो है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। ये जो दिवस हैं महत्वपूर्ण दिवस है और हमेशा एक प्रश्न दिवस से पूछा ही जाता है जीके जीएस में है। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी। तो यहाँ पे बताना है 16 महाजनपद जो बताए गए हैं उसमें जो है तक्षशिला किसकी राजधानी थी। तो यहाँ पे दिया है कौशल दिया है, कुरु दिया है, वज्जी दिया है, गंधार दिया है। तो ये जो थी गंधार की थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे बात करें जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है और जो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये पूछा जाता है कि किस में उल्लेख मिलता है तो महत्वपूर्ण बन जाता है। यहाँ पे महाजनपद दिए और राजधानी दी है। कौशल की राजधानी क्या है, श्रावस्ती जो अयोध्या में, ठीक है। कुरु की बात करते हैं तो इंद्रप्रस्थ जो वर्तमान में दिल्ली है। बज्जी की अगर बात करते हैं तो विंध्य और मिथिला। गंधार की बात करें तो तक्षशिला, ठीक है, आपको इतनी चीजें याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। तो यहाँ पे बताना है कि गुजरात में जो है कौन सी झील जो कृत्रिम रूप से बनाई गई थी और किसके शासनकाल में, तो मौर्यों के शासनकाल में बनाई गई थी। तो यहाँ पे पुष्कर दिया है, लोनार दिया है, लोकटक दिया है और सुदर्शन दिया है। तो ये जो है मौर्य के शासनकाल में जो सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है किया गया था, किसने कराया था, तो पुष्यगुप्त ने कराया था, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी। तो यहाँ पे बेंगलोर दिया है, मदुरई दिया है, बीदर दिया है और श्रीरंगपट्टनम दिया है। तो ये जो थी श्रीरंगपट्टनम थी, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे दिया है 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी। यहाँ पे प्रश्न पूछा है नहीं हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, रोलैक्ट एक्ट पारित किया गया था, बंगाल का विभाजन हुआ था, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये जो है 1919 का जो अधिनियम है उसके द्वारा ये तीनों घटनाएं हुई थी। लेकिन अगर बंगाल विभाजन की बात करते हैं तो बंगाल विभाजन जो हुआ था वो 1905 में होता है, ठीक है, 1905 में होता है। किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इतनी चीज भी आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में
तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब यहाँ पे बताना है कि कैलाश मानसरोवर जो यात्रा की जाती है तीर्थ यात्रियों के द्वारा, वो उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा जो है वो कहाँ, उत्तराखंड में स्थित है। देखिए प्रश्न कैसे भी पूछा जाए, लिपुलेख दर्रा भी पूछा जाता है, भी पूछ लेता है लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, तो ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आइए कुछ महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर दर्रों की बात करें तो जोजिला दर्रा जो है लद्दाख में स्थित है, जो श्रीनगर लेह को जोड़ता है। अगर वहीं बात करते हैं बनियाल दर्रा की, जम्मू कश्मीर में है और पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ठीक है, और पीर पंजाल ऐसा पूछ लिया जाता है, पीर पंजाल दर्रा कहाँ, जम्मू कश्मीर में है, और जो है जम्मू को जो श्रीनगर से जोड़ता है। सिपकला दर्रा अगर बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में, और भारत को तिब्बत से जोड़ता है। भारत को तिब्बत से कौन सा, तो सिपकला दर्रा जोड़ता है। रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, मनाली से जो है लेह को जोड़ता है। ठीक है, मनाली को लेह से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा अगर बात करते हैं तो जो उत्तराखंड में स्थित है, भारत को तिब्बत से जोड़ता है और कैलाश मानसरोवर यात्रा का मार्ग है। ठीक है, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, जो भारत को तिब्बत से जोड़ता है। और जो है बोमडीला दर्रा अगर बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण जो दर्रे हैं पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। तो यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो ये जो थी भारत सरकार अधिनियम 1858 था। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगर आपने पॉलिटी वाली क्लासेस देखी होंगी तो आपको ये अधिनियम याद होंगे। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C नीति निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के लिए कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है। तो यहाँ पे दिया भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। ठीक है, अब यहाँ पे मौलिक अधिकार की बात आई तो मौलिक अधिकार का भारतीय संविधान में उल्लेख मिलता है, भाग 3 में मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद जो है वो कौन सा संबंधित है, तो अनुच्छेद जो है 12 से 35 संबंधित है। अगर पूछ लिया जाए कि जो है इसमें स्वीकृति कब मिली थी, तो कराची अधिवेशन में मिली थी। ठीक है, उसके अलावा इसको कहाँ से लिया गया, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आपको इतनी चीज याद रखनी है। अब फिर बात आती है राज्य सरकार की, तो भाग 6 में इसका उल्लेख मिलता है राज्य का, और केंद्र का मिलता है भाग 5 में, संघ का जो मिलता है भाग 5 में संघ का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा भाग 5 में। अब यहाँ पे जो है राज्य के नीति सिद्धांत की बात आई है तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 4 में मिलता है। और अनुच्छेद जो है कौन सा संबंधित है, तो अनुच्छेद जो है 36 से 51 संबंधित है। ठीक है, आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। अगर बात कर लें कि जो मौलिक अधिकार हैं वो कितने, तो 6 वर्तमान में, पहले कितने थे, 7 थे। जो संपत्ति का अधिकार था उसको विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, किसके, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। तो किस राज्य का द्विसदनीय विधानमंडल है, तो यहाँ पे तमिलनाडु दिया, पंजाब दिया, सिक्किम दिया, कर्नाटक दिया। बात करते हैं तो 6 राज्यों में। ठीक है, अब उसमें से 6 राज्य में से कर्नाटक में भी है, उसके बाद यूपी में भी है। ठीक है, महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र बिहार में भी है, और उसके बाद जो है तेलंगाना में भी है, तेलंगाना, और बात करते हैं आंध्र प्रदेश में भी है। ठीक है, ये 6 राज्यों में है। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष यहाँ पे बताना है तो उद्योग मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री। तो ये जो है कौन होते हैं, तो ये जो होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा,
ठीक है, बी वाला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। और तीसरे शासनकाल के 2 मोदी जी बने हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, आपको इतनी चीज़ भी याद रखनी है। वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमन जी हैं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा द्वारा मान्यता दी गई थी। तो यहाँ पे 6(2) दिया है, 12(2) दिया है, 10(1) दिया है और 8(1) दिया है। तो ये जो है 8(1) में ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, अब संविधान सभा की बात आई तो संविधान सभा का जो है गठन कब होता है? तो 1946 में होता है। इसकी पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 में होती है। ठीक है, और इसमें सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे। ठीक है, आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। और इसकी अंतिम बैठक कब होती है? तो अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 में होती है। ठीक है, और ठीक 2 दिन के बाद संविधान को लागू कर दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो यहाँ पे बताना है कि भारत सरकार जो है उसका एक अधिकारी ऐसा होता है, वो सदस्य किसी सदन का नहीं होता है। ठीक है, किसी सदन का नहीं होता है, लेकिन वो भी जो ही सदन में जो सदन होते हैं उसमें जो सत्र चलते हैं उसमें भाग ले सकता है। ये अधिकार कौन रखता है? तो यहाँ पे दिया है उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारत का अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, चुनाव आयुक्त। तो ये जो है भारत का अटॉर्नी जनरल जो है महान्यायवादी। ठीक है, कौन किसको अधिकार होता है? तो महान्यायवादी का अधिकार होता है। ठीक है, महान्यायवादी को। अब महान्यायवादी का भारतीय संविधान में इसका उल्लेख मिलता है, अनुच्छेद 76 में मिलता है। ठीक है, इसको ये अधिकार होता है। अब यहाँ पे संसद की बात आए तो संसद की बात कर लेते हैं। संसद के अगर सदन की बात करते हैं तो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसको जो है निम्न सदन बोला जाता है। ठीक है, निम्न सदन, और उसको उच्च सदन बोला जाता है। उसके अलावा बात करते हैं संसद की तो 79 में उल्लेख मिलता है, लोकसभा का 81 में मिलता है उल्लेख, और राज्यसभा का 80 में उल्लेख मिलता है। अगर यहीं पे बात करते हैं कि संसद के अंग कितने हैं, तो अंग 3 हैं। कौन कौन से? तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है, ये अंग भी पूछे जाते हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से संसद का अंग नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में, तो महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहीं पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दिया चुनाव आयुक्त। ठीक है, 3 सदस्यीय होता है। ठीक है, चुनाव आयुक्त। और यह समिति का गठन जो है किसके अध्यक्षता में किया जाता है? तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में किया जाता है चुनाव जो समिति होती है। अब इसमें और नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट करता है भारत का। अब नए चुनाव आयुक्त बनाए गए, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इसकी बात करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए? ज्ञानेश कुमार जी बनाए गए। ठीक है, ज्ञानेश कुमार जी बनाए गए। और उसके बाद बात करते हैं, इन्होंने स्थान लिया है राजीव कुमार जी का। ठीक है, राजीव कुमार जी का स्थान लिया है। इसके अलावा जो हैं 2 लोग और कौन है? तो 2 लोग जो हैं, एक तो सुखबीर सिंह संधू हैं। ठीक है, सुखबीर सिंह संधू हैं, और दूसरे जो हैं वो कौन है? तो दूसरे जो हैं विवेक जोशी। विवेक जोशी जो हैं वो इन्हीं के साथ शपथ लिए। ठीक है, तो याद रखिए इन्हीं के साथ बने हैं, जो ज्ञानेश कुमार जी बने उन्हीं के साथ बने हैं। और अगर बात करते हैं यहाँ पे जो है चुनाव आयुक्त के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक की। इनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई है। कब हुई है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 में उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो है कौन बने? तो के संजय मूर्ति जी जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने हैं। ठीक है, के संजय मूर्ति जी। उसके अलावा यहीं पे बात करते हैं उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो जगदीश धनखड़ जी हैं। ठीक है, अब यहीं पे अगर बात करते हैं जो जगदीश धनखड़ जी हैं, उसके अलावा यहीं पे जो है जो राज्यसभा होती है उसका जो सभापति होता है वो कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 63 में मिलता है। तो आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष में जारी की गई थी। तो यहाँ पे बताना है कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो उसका समय पूछा है, कब स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पे 1961 दिया है, 1951 दिया है, 1952 दिया है और 1960 दिया है। तो ये जो थी स्टार्ट हुई थी 1951 में। इसका जो
समय था वो 1951 से 1956 के बीच था, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं कि जो पंचवर्षीय योजनाएं जो चल रही थी उसके समय में जो है 2015 में नीति आयोग की स्थापना हो गई थी, तो इसलिए पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो गई थी। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगला प्रश्न दिया है, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताएं। तो यहाँ पे प्रथम जो है नोबेल पुरस्कार किस महिला को दिया गया था भारत में, तो यहाँ पे इंदिरा गांधी दिया है, मदर टेरेसा दिया है, और कविता कृष्णन दिया है, और सरोजिनी नायडू दिया है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो है किसको दिया गया था, तो सबसे पहले जो है वो मदर टेरेसा को दिया गया था, ठीक है। मदर टेरेसा को दिया गया था, कब दिया गया था, तो ये दिया गया था 1979 में दिया गया था। और बाद 1970 के बाद जो है 1980 में जो है भारत रत्न ही इनको दिया गया था, भारत रत्न भी दिया गया था, तो इनका नाम जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की, तो नोबेल पुरस्कार की स्टार्टिंग होती है 1901 में, ठीक है, 1901 में। और इसको जो है घोषणा होती है अक्टूबर के टाइम पे, ठीक है, अक्टूबर के टाइम पे। और अगर बात करते हैं वितरित 10 दिसंबर को किए जाते हैं, जब अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि थी उस दिन वितरित किए जाते हैं। और अगर बात करते हैं नोबेल शांति पुरस्कार में जो है 338 नाम दर्ज किए गए। करंट का प्रश्न है, अगर पूछ लिया जाए नोबेल शांति पुरस्कार में जो है कितने नाम दर्ज किए गए, मतलब कितने नाम नामित किए गए हैं जो है इस बार दिए जाने के लिए 2025 में, तो ये जो 338 नाम दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 244 व्यक्तियों का और 94 जो है संगठन का, कुल मिला के आपको ये पूछे जा सकते हैं कि कितने नाम दर्ज किए गए, मतलब कितने नाम रजिस्ट्रेशन हो चुका है कि इनको जो है नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, ठीक है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल है, इसलिए और चर्चा में है। आपको इतनी चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं तो इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर इंदिरा गांधी जी की बात करते हैं तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही हैं, ठीक है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही हैं। फिर बात करते हैं सरोजिनी नायडू की, तो ये भारत की प्रथम महिला जो रही हैं वो राज्यपाल रही हैं, गवर्नर रही हैं, ठीक है। इनका ये प्रश्न पूछा गया था अभी हाल ही में, जो पेपर हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट का 5 जनवरी में, उसमें पूछा गया था, ठीक है। इनको जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है सरोजिनी नायडू जी का। इनका जन्म जो है जन्मदिन मनाया जाता है 13 फरवरी को। इन्हीं के जो है जन्मदिन पर जो है राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। अब ये राज्यपाल रही हैं, ठीक है, इतनी चीज़ भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अगर बात करते हैं कि जो है अगर पूछ ली जाए प्रथम महिला विदेश मंत्री कौन है, प्रथम महिला विदेश मंत्री तो सुषमा स्वराज, ठीक है। विदेश मंत्री अगर बात करते थे तो ये सुषमा स्वराज, इनका भी जो है 14 फरवरी में जन्मदिन मनाया जाता है सुषमा स्वराज जी का, ठीक है। और यही प्रथम महिला जो है दिल्ली की सीएम भी रही हैं, सुषमा स्वराज, याद रखिएगा। अब दूसरी बात यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बन जाती है, फिर पूछ लिया जाए कि प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन रही है, तो जो है प्रथम महिला राष्ट्रपति जो रही हैं, पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, तो प्रतिभा पाटिल बनी थी। फिर बात करते हैं कि जो है सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन रही, तो फातिमा बीवी रही हैं। और पूछ लिया जाए लोकसभा की प्रथम महिला जो है अध्यक्ष कौन रही हैं, तो मीरा कुमार रही हैं। तो ये जो है प्रथम महिलाएं पूछी जाती हैं तो महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। जट जटिन निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है, तो यहाँ पे दिया है असम दिया है, छत्तीसगढ़ दिया है, और मध्य प्रदेश दिया है, और बिहार दिया है। तो ये जो बिहार का है ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, बिहार का है। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं असम के, तो व्यू है, बिछुआ है, नट पूजा है, ऐसे जो हैं लोक नृत्य हैं असम के। फिर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, गोर मारिया है, पेंथ है, और जो है राउत नाच है। वैसे ही अगर मध्य प्रदेश की बात करें, जबारा है, मटकी है, खाड़ा नाच है। तो ये जो है लोक नृत्य हैं राज्यों के। असम की अगर बात करते हैं तो असम अभी चर्चा में इसलिए आया था, असम की बात करते हैं तो असम इसलिए चर्चा में क्योंकि इसका जो मोइदम स्थल है वो विश्व विरासत सूची में 43वां स्थल के रूप में शामिल किया गया है, और इसको प्रमाण पत्र जनवरी के टाइम पे दिया गया है, ठीक है, जनवरी 2025 में, इसलिए चर्चा में आया था, ठीक है। असम के जो 3 स्थल हैं कौन से, तो मोइदम है जो
पूर्व उत्तर भारत का पहला सांस्कृतिक स्थल है और असम का भी सांस्कृतिक स्थल पहला ही है। असम के 2 स्थल जो हैं काजीरंगा और मानस भी जो है विश्व विरासत सूची में शामिल है, इसलिए चर्चा में था। ठीक है, असम के बारे में याद रखिएगा। और असम इसलिए भी चर्चा में क्योंकि असम की जो दूसरी राजधानी बनाने की बात की है, जो सीएम है असम के कौन सी, तो डिब्रूगढ़ बनाने की बात की है। ठीक है, दूसरी राजधानी। मध्य प्रदेश इसलिए चर्चा में है क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है जो नामीबिया और साउथ अफ्रीका से जो चीते लाए गए थे वो कोनो राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए थे। पहले बंद करके रखे जाते थे, लेकिन अब उनको 5 चीतों को खुला छोड़ दिया गया है, इसलिए मध्य प्रदेश चर्चा में। ठीक है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है पार्क भी हैं, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार अधिकारी नहीं होता है? तो यहाँ पे बताना है, देखिए 5 प्रकार की जो रिटें होती हैं, ठीक है, उसमें ये बताना है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार या अधिकारी नहीं है। तो ये जो रिट जारी की जाती है वो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अधिकार परीक्षा जारी की जाती है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब रिट जारी करने की बात करते हैं, तो रिट जारी करने की जो है किसको किसको अधिकार होता है, तो रिट जारी करने का अधिकार हो जो है सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास। अगर बात करते हैं रिट जारी करने का अधिकार जो है हाई कोर्ट के पास अनुच्छेद 226 में कहा गया है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद जो 32 है उसमें कहा गया, जो यही अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, उद्योग व्यापार के संबंध में MRTP का पूर्ण रूप पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, 1680 में शिवाजी के पुत्र अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। तो यहाँ पे बताना है कि अपने भाई के साथ युद्ध हुआ था। ठीक है, जो शिवाजी की मृत्यु के बाद जो है उसके भाई की जो है क्या हुआ, राजा राम के साथ, और जो है किसके साथ युद्ध हुआ और कौन सिंहासन पर बैठा था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा, संभाजी। और इन्हीं के ऊपर जो है अभी छावा मूवी बनी है। कौन सी, तो छावा मूवी बनी है। ठीक है, विक्की कौशल जी ने बनाई है। संभाजी का रोल जो है विक्की कौशल जी ने निभाया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला। और अगर बात करते हैं शिवाजी की, तो शिवाजी की टोक्यो जो है जापान की राजधानी, वहाँ पे जो है उनकी मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। ठीक है, प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा टोक्यो में। इंडिया यूराल औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है, तो ये जो है रूस में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, रूस में स्थित है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भूपर्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्वों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी धातु भूपर्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो ये जो है एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, भारत के संविधान के में प्रावधान है कि किसी नागरिक के साथ नस्ल, धर्म और जाति, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद, जो 395 अनुच्छेद बताए गए हैं, ठीक है, 395 अनुच्छेद में ऐसा कौन सा अनुच्छेद बताया गया जिसमें जो है किसी नागरिक का जो इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त की है उसमें जो है नस्ल, धर्म, जात या जन्म स्थान पे किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये जो है कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। देखिए, अगर इसकी बात करते तो ये फंडामेंटल राइट में, देखिए सीमा निर्धारित कर दी आपकी फंडामेंटल राइट में। तो फंडामेंटल राइट का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 12 से 35 में मिलता है और भाग जो है 3 संबंधित है। देखिए, अब यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए ये फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट में मतलब 12 से 35 के बीच में ही बताया गया हुआ। अब यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो है अनुच्छेद संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा।
अनुच्छेद 15 में कहा गया है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अनुच्छेद 16 आया है, तो अनुच्छेद 16 में अफसर की समानता की बात की गई है। ठीक है, अफसर की समानता की बात की गई है, इतनी चीज भी याद रखिएगा आप। फिर उसके बाद अनुच्छेद 16 फिर अनुच्छेद 16 के बाद आ गया आता है अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 19 में जो है वाक स्वतंत्रता की बात की गई। ठीक है, वाक स्वतंत्रता की बात की गई, इतनी चीज भी आप याद रखिएगा। फिर अनुच्छेद 17 दिया है, तो अनुच्छेद 17 में किसकी बात की गई, तो अनुच्छेद 17 में जो है अनटचबिलिटी की बात की गई है। ठीक है, अनटचबिलिटी की बात की गई, इतनी चीज भी याद रखिएगा। फिर एक अनुच्छेद पूछा जाता है अनुच्छेद 18, तो अनुच्छेद 18 में किसकी बात की गई, तो अनुच्छेद 18 जो है इसमें बात की गई है उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत की बात की गई है। फिर उसके बाद जो आता है, फिर उसके बाद अनुच्छेद आता है 21 का, तो 21 का में बात करते हैं तो जो है किसकी बात की गई है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के प्रदान किया गया है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 24 में, तो अनुच्छेद 24 में किसकी बात की गई, अनुच्छेद 24 में जो है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं और 14 वर्ष के बाद जो है 14 वर्ष के बच्चे जो है खदानों और कारखानों में कार्य नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं अनुच्छेद 29 की, तो जो है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण जो बात करता है वो करता है अनुच्छेद 29 करता है। ठीक है, आपको इतनी अनुच्छेद याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, किसके रूप में जाना जाता है, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। हमें की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। मतलब जो प्रयाग प्रशस्ति है जो किसने लिखी थी, तो हर्षण जी ने लिखी थी। ठीक है, और यहाँ पे बात करते हैं ये जो है किसकी जानकारी देता है, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा। समुद्रगुप्त के बारे में बताता है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस महासागर में क्यूरोसियो जलधारा प्रवाहित होती है, तो ये बताना है किसमें, तो अटलांटिक महासागर दिया, दक्षिणी महासागर दिया, हिंद महासागर दिया, प्रशांत महासागर, तो ये जो प्रशांत महासागर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया औद्योगिक पैमाने पर हीरो के खनन में शामिल देश की एकमात्र खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ दिया, तमिलनाडु दिया, मध्य प्रदेश दिया, कर्नाटक दिया, तो ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, पन्ना। ठीक है, पन्ना जिले में, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा जरूर जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति द्वारा संचालित की गई थी, तो यहाँ पे बताना है द्वितीय बौद्ध संगीति जो है किसके द्वारा संचालित की गई थी, मतलब किसने अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो है कालाशोक, ऑप्शन नंबर हो जाएगा वी वाला हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे बात करते हैं तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो महाकश्यप अध्यक्ष थे और अजातशत्रु जो थे शासक थे। और बात करते हैं राजगृह, ठीक है, कहाँ हुई थी, राजगृह। और द्वितीय बौद्ध संगीति सभाकामी और कालाशोक शासक थे, वैशाली में हुई थी। फिर तृतीय बौद्ध संगीति जो थी मोंगलीपुत्र तिस्स में हुई और अशोक जो थे शासक थे, पाटलिपुत्र में हुई थी। फिर जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी इसमें जो अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कुंडलवन में हुई थी। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है पीएच स्केल पर किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो उदासीन जो होता है वो जल होता है। ठीक है, सेवन होता है। ठीक है, जल का सेवन होता है। और यहाँ पे बात करते हैं जो सेवन से नीचे होता है, ठीक है, वो अम्लीय मतलब एसिड होता है। ठीक है, एसिड होता है। और उसके बाद जो होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है, सेवन से ऊपर जो मान होता है वो क्षारीय होता है। इतनी चीज याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है निम्न में से कौन सी खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं, तो यहाँ पे बताना है खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। बड़े पैमाने वाले उद्योगों
पर प्रतिबंध, तो ये जो है इसकी विशेषता नहीं, बाकी जो है सभी विशेषताएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता और भारत के विभाजन तक भारत के अवस्थान्तर को चित्रित करने वाली पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रंस के लेखक कौन है? तो यहाँ पे बताना है मिडनाइट चिल्ड्रंस के लेखक जो है वो कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर वी वाला हो जाएगा, सलमान रुश्दी की है, ऑप्शन नंबर वी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? तो यहाँ पे बताना भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, भाग जो 9 है वो पंचायतों से संबंधित है। और पंचायतों के गठन की बात करते हैं तो अनुच्छेद जो है 40 संबंधित है। और अगर बात करते हैं कि अनुसूची जो है इसमें पंचायतों से संबंधित ग्राम पंचायतों से, तो 11वीं अनुसूची में प्रदान किया 73वां संविधान संशोधन जो है 1992 का, इसके द्वारा किया गया। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे दिया है भाग 10, तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। भाग 9A जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाग 9 जो है पंचायतों से संबंधित है। और भाग 8 जो है वो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। और भाग बताएं कि 9V जो है वो किससे संबंधित है? तो सहकारी समितियों से संबंधित है। ठीक है, इतनी चीज भी आपको याद रखनी है। पूरे भाग अगर बात करते हैं तो 22 भाग हैं। ठीक है, और 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, अगर आपने पॉलिटी वाली मेरी क्लासें देखी होंगी तो आपको ये चीज पता होगी। अगला प्रश्न दिया, टिटनेस तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो विष उत्पन्न करने वाले के कारण होती है। तो कौन विष उत्पन्न करता है? तो ये जीवाणुओं से होती है, ऑप्शन नंबर वी वाला हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा? तो ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन है जो कब का है? तो 1976 का है। ठीक है, इसके द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, और यहाँ पे मौलिक कर्तव्यों की जब बात आती है तो आपको याद रखना भाग कौन सा संबंधित है? तो भाग जो है 4 का संबंधित है और अनुच्छेद जो है 51 का संबंधित है। और मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो 11 संख्या है मौलिक कर्तव्यों की, याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे अगर बात करते हैं जो 42वां संविधान संशोधन है इसको जो है लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है, ये इसका उपनाम है, याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि जो है इसके अलावा जो है जो प्रस्तावना है, ठीक है, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन सा? तो ये जो है समाजवादी, ठीक है, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो जोड़े गए वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1976 के द्वारा, उसी के द्वारा जोड़े गए। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तावना में अभी तक कितना बार संशोधन हो चुका? तो एक बार हुआ है जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसके द्वारा किया गया, 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है, इतनी चीज भाई आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे आता है कि जो है एक आता है 86वां संविधान संशोधन जो महत्वपूर्ण है, पूछा जरूर जाता है। तो ये जो अधिनियम है 2002 का है। ठीक है, इसका प्रावधान जो है किया गया, इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 का। और इसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो है 21 का में मिलता है। ठीक है, उसके अलावा एक और संविधान संशोधन महत्वपूर्ण बन जाता है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 का। इसके द्वारा जो है संपत्ति का जो अधिकार है उसको जो है विधिक अधिकार बना दिया गया, मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, इसको कहाँ रखा गया? तो
अनुच्छेद 300 काम में रखा गया है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। अगर आपने संविधान संशोधन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे दिया लंबाई की एसआई इकाई है। तो लंबाई की एसआई इकाई जो होती है वो मीटर होती है। ठीक है, मैं ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय द्वारा किस सिफारिश पर पारित किया गया था। तो यहाँ पे बताना है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का है, एक किसकी सिफारिश पर पारित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा, एडमिन मार्टिंगो के द्वारा पारित किया गया था। अगर पूछ लिया जाए भारत सरकार अधिनियम 1919 का ये लागू कब हुआ, तो लागू जो हुआ 1921 में लागू हुआ, और इसी को जो है मार्टिंगो चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है रोजगार स्तर को बढ़ाने, गरीबी को कम करने, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के उद्देश्य से 1974 से 1979 की अवधि के लिए भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। तो यहाँ पे पंचवर्षीय योजना पूछी है, तो ये जो बनाई गई थी वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ए वाला हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। अगर इसके बारे में बात करें तो इसकी अवधि जो रही है कौन सी, तो अवधि जो रही है 1974 से 1979 तक रही है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं गरीबी उन्मूलन, न्याय को बढ़ावा और रोजगार को प्रोत्साहन, इस पर ध्यान केंद्रित किया गया इस पर जो है योजना पर। उसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना में स्वयं के विकास के साथ साथ कृषि उत्पादन पर भी जोर दिया गया था। ये विशेषताएं हैं इसकी। और 1978 में बात करें तो एक वर्ष पूर्व में मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को समाप्त कर दिया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य 4.4% था, जबकि वास्तविक विकास 4.8% था। ठीक है, ये विशेषताएं इसकी। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है ओंग नामक आदिवासी समूह निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में निवास करता है। तो यहाँ पे अंडमान और निकोबार दिया है, दिल्ली दिया है, लक्षद्वीप दिया है और पुडुचेरी दिया है। तो ये जो निवास करती है वो कहाँ, तो ये जो है अंडमान निकोबार में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, अंडमान निकोबार की बात आती है तो इसकी राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर थी, इसको बदल दिया गया है। अब इसकी राजधानी जो है विजयपुरम कर दिया गया है। ठीक है, विजयपुरम नाम बदल दिया गया पोर्ट ब्लेयर का। ठीक है, उसके अलावा यहीं पे जो है इंदिरा पॉइंट भी स्थित है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट भी स्थित है। इतनी भी चीज याद रखिएगा। ठीक है, और अगर पूछ लिया है केंद्र शासित प्रदेश की बात है तो केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी कितनी है, तो 8 है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है मनुष्यों के ध्वनि का श्रव्य परास लगभग तक होती है। मतलब यहाँ पे बताना है कि मनुष्य जो है कितनी जो है ध्वनि सुन सकता है। तो ये जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है विकलांग श्रद्धा का दौर किस प्रसिद्ध लेखक की कृति है। तो यहाँ पे बताना है किस लेखक की कृति है विकलांग श्रद्धा का दौर। तो ये जो है हरिशंकर परसाई जी की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात कर लेते हैं। तो इनकी जो है कुछ कृतियां हैं तो बात कर लेते हैं। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनकी दिन फिरे, और रानी नागफनी की कहानी, और ज्वाला और जल। ठीक है, ये जो है कृतियां हैं उनकी, याद रखिएगा। किसकी, तो हरिशंकर परसाई जी की। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है पंजाब और हरियाणा के लोग अच्छे के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए बैसाखी का त्यौहार या बैसाखी त्यौहार मनाते हैं। तो बताना है कि मतलब किस पर मनाते हैं। यहाँ पे दिया फसल, स्वास्थ्य, जीवन और जलवायु पे। तो ये जो है मनाया जाता है फसल पे। ठीक है, फसल पे मनाया जाता है। और जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने जो है इसकी नींव रखी थी बैसाखी त्यौहार की, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं।
अगला प्रश्न दिया मासाई लोग निम्न में से किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं। तो यहाँ पे बताना है किस महाद्वीप के मूल निवासी हैं। तो यहाँ पे अफ्रीका दिया है, यूरोप दिया, ऑस्ट्रेलिया दिया है, दक्षिणी अमेरिका दिया है। तो ये जो अफ्रीका के हैं, ठीक है, अफ्रीका के। और अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो जाती भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसलिए चर्चा में अभी क्योंकि जो है ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में भारत ने हरा दिया है, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी में, इसलिए भी चर्चा में है। फिर यहाँ पे अफ्रीका की बात है तो अफ्रीका के जो है प्रेसिडेंट पूछे जा सकते तो रामा फोसा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं मुद्रा की तो रैंड मुद्रा है इसकी। और अफ्रीकी संघ जो है वो जो है G20 का सदस्य भी है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है निम्न में से किसके पास केंद्र, राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्तीय समव्यवहारों की लेखा परीक्षा आयोजित करने का संवैधानिक अधिकार होता है। तो यहाँ पे बताना है जो राज्य है और जो केंद्र है और जो केंद्र शासित प्रदेश की जो है सभी वित्तीय जो है वित्तीय संप्रभाव मतलब होता है सभी वित्तीय मामले हैं जो वो किसके पास संवैधानिक अधिकार होता है लेखा रखने का। तो ये यहाँ पे दिया है नियंत्रक महालेखा परीक्षक और दिया है वित्त आयोग का और भारत के महान्यायवादी का और दिया है राज्य लोक सेवा आयोग का। तो देखिए केंद्र हो या राज्य हो उसमें जो होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है लेखा परीक्षा आयोजित करता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट वाला। कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा। अब नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात आई है तो आपको एक चीज याद रखनी है, तो इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 148 में मिलता है। कहाँ पे? तो अनुच्छेद 148 में मिलता है। और अगर पूछ लिया जाए कि जो है अभी हाल ही में नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनाए गए, कौन बनाएंगे? तो ये जो बनाएंगे के संजय मूर्ति जी बनाएंगे, ठीक है, के संजय मूर्ति जी बनाए गए। इतनी भी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पद दिए, तो अगर बात करते हैं वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है? तो वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 में मिलता है। फिर अगर बात करते हैं भारत के महान्यायवादी की, तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 में मिलता है, ठीक है। जो है विधि से संबंधित जो भी कार्य होता है जो महान्यायवादी का होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग का, तो ये जो है इसका उल्लेख अनुच्छेद 315 में किया गया है, ठीक है, अनुच्छेद 315 में किया गया है। इतनी चीज भी आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियों प्राधिकार उत्तरदायित्वों से संबंधित है? तो यहाँ पे जो है पंचायतों की शक्तियों प्राधिकार और उत्तरदायित्वों से संबंधित कौन सा भारतीय संविधान में अनुच्छेद संबंधित है? यहाँ पे देखिए अनुच्छेद जो 395 बताए गए उसमें से जो है अनुच्छेद 243 जी संबंधित है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अब पंचायत की बात आई, पंचायतों का गठन अनुच्छेद जो है 40 में उल्लेख मिलता है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं पंचायतों का जो है भाग कौन सा संबंधित है? तो भाग 9 संबंधित है, ठीक है, भाग 9 संबंधित है, भाग 9, ठीक है, भाग 9 संबंधित है। ये भाग 9 जो है, फिर बात करते हैं अनुसूची कौन से संबंधित है? तो अनुसूची जो है 11वीं अनुसूची संबंधित है, ठीक है, ग्राम पंचायतों से। और इसको जो है इसका प्रावधान जो किया गया था वो 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा किए गए थे। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 का, ठीक है, इसके द्वारा किया गया था। इतनी चीज भी याद रखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील पूछा है। वैसी झील नहीं पूछा है खारे पानी की, बल्कि पूछा अंतर्देशीय खारे पानी की झील। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। सामर झील जो है वो कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं, कुछ झीलें जान लेते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं डल झील जो है कहाँ पे? तो डल झील जो है वो कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, ठीक है, डल झील जम्मू कश्मीर में। बोलर झील जो है जम्मू कश्मीर में सबसे मीठे पानी की झील। लोकटक झील जो है मणिपुर में है, ठीक है। चिल्का झील उड़ीसा में। और चिल्का झील को जो है
किसमें, तो रामसर स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, रामसर स्थल में सबसे पहले शामिल किया गया था। और फिर बात करते हैं वेम्बनाड झील जो है केरल में, सामर झील जो है राजस्थान में, नैनीताल झील उत्तराखंड में, और हुसैन सागर झील जो है आंध्र प्रदेश में, और पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण ने कराया था। तो यहाँ पे बताना है बादशाही मस्जिद का निर्माण जो है लाहौर में किसने कराया था। तो यहाँ पे दिया शेरशाह सूरी दिया, हुमायूं दिया, इल्तुतमिश दिया, औरंगजेब दिया। तो ये जो औरंगजेब ने कराया था, कब कराया था, तो 1673 में कराया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस महाद्वीप में यूनियन पैसिफिक रेल रोड परिचालनशील है। तो यहाँ पे बताना है किस में है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः अनुच्छेद थे। तो यहाँ पे बताना है जब अंगीकृत किया गया था उस समय जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने थे। तो अनुच्छेद की जब बात आती है तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 395। ठीक है, अनुच्छेद 395। देखिए अनुच्छेद तब भी आज भी ये उतनी ही है, अनुच्छेद 395 ही है, लेकिन उसमें का खा ऐसे जो है ये वगैरह जोड़ दिया। जैसे अनुच्छेद 21 था उसमें 21 का जोड़ के जो है शिक्षा का अधिकार बना दिया, इस तरीके से बना दिया। अगर अनुच्छेद मूल अनुच्छेद पूछ लेना है तो अनुच्छेद 395 ही है। अब यहाँ पे अंगीकृत की बात है तो जो भारतीय संविधान था वो अंगीकृत कब किया गया था। तो अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। लागू कब किया गया, तो लागू की डेट अगर पूछ ली जाए तो 26 जनवरी 1950 को किया गया। अब यहाँ पे जो है 1949 को जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और इसके बाद लागू जो है 26 जनवरी 1950 को किया गया। और इस बार जो है 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। ठीक है, 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया और इसके मुख्य अतिथि जो थे इंडोनेशिया। देखिए करंट का भी प्रश्न पूछा जा सकता है तो इसमें करंट का भी प्रश्न याद रखिए। इंडोनेशिया के जो इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट हैं कौन, तो प्राबोवो सुबियांटो। ठीक है, ये जो थे अपने यहाँ मुख्य अतिथि थे 76वां गणतंत्र दिवस समारोह जो मनाया गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अंगीकृत, और ये जो है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो संविधान सभा के द्वारा किया गया। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा किया गया। अब संविधान सभा की बात आती है तो संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया। अब संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो 389 सदस्य थे। इतनी भी चीज याद रखिए, 389 सदस्य थे। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो है उसके बाद भाग कितने थे, तो भाग जो है 22। और बात करते हैं जो मूल संविधान था उसमें अनुसूचियां कितनी थी, तो अनुसूचियां 8 थी। कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में बात करते हैं तो 12 अनुसूचियां हो गई हैं। जो है पहली जो 9वीं अनुसूची थी वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो ये जो है पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है। ठीक है, और फिर बात करते हैं 10वीं अनुसूची जो है 52 नंबर का संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। ठीक है, और 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में होता है। ठीक है, फिर 12वीं अनुसूची जो है 74वां संविधान संशोधन जो 1992 का अधिनियम है, इसके द्वारा जोड़ी गई 4 अनुसूची। तो इसके लिए जो है कुल मिला के 12 अनुसूचियाँ होंगी। वर्तमान में अगर बात करते हैं कितनी चीज़ें हैं, तो वर्तमान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और जो है 12 अनुसूचियाँ हैं, 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, अनुच्छेद के अगर भाग पूछ लिया जाए तो ज़्यादा है, बल्कि अनुच्छेद जो पूछे जाते हैं वो 395 अनुच्छेद हैं। इतनी चीज़ भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा, गिरनार में स्थित है। ये वर्तमान में कहाँ है, तो गुजरात में है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई है गुजरात की, तो हाल ही में अगर करंट की बात करते हैं तो गिर जो अभ्यारण्य है,
ठीक है। गिर अभ्यारण्य में सबमिट होती है, वन्य जीव बोर्ड की सबमिट होती है, कौन सी, तो 7 में सबमिट होती है, ठीक है। और इसमें मोदी जी शामिल थे, और इसमें ये क्या किया गया है, तो गिर में जो है मोदी जी ने सफारी की है। अब यहाँ पे ये बात महत्वपूर्ण बन जाती है कि जो गिर है अभ्यारण्य वो कहाँ है, तो गुजरात में, ठीक है। और यहीं पे जो सोमनाथ मंदिर है, गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है, वहाँ पे भी जो है मोदी जी ने पूजा की है। अब ये इसलिए भी महत्वपूर्ण बन जाता है, सोमनाथ मंदिर भी पूछा जा सकता है कहाँ है, तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, लगभग 261 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था, तो कलिंग की जब बात आती है तो आपको ये चीज याद रखनी है, अशोक, ठीक है। अशोक नाम याद रखना, अशोक सम्राट का, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसका उल्लेख जो है 13वें शिलालेख में मिलता है। अगला प्रश्न दिया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से प्रव्रजन कर अब पाकिस्तान में शामिल राज्य क्षेत्र में चला गया है, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो कब से नहीं माना जाएगा ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 1 मार्च 1947 से नहीं माना जाए, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब डिवीजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, मतलब अलग अलग बंटवारा हुआ था, तो उसमें जो है जो लोग पाकिस्तान चले गए तो उनका जो है क्या सिटीजन नहीं माना जाएगा, किसका, तो भारत का सिटीजन वो नहीं माना जाएगा, तब से जब 1 मार्च 1947 के, ठीक है। इतनी चीज़ याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। आप सिटीजन की बात आई तो सिटीजन की बात करते हैं, तो भारत के सिटीजनशिप का उल्लेख बताएं तो कहाँ पे मिलता है, तो भाग 2 में मिलता है, ठीक है, भाग 2 में मिलता है। और अनुच्छेद जो है 5 से 11 संबंधित है, ठीक है। इतनी चीज़ याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं। अगला दिया है, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है, ठीक है। कब तक की रिपोर्ट है, तो मार्च 2022 तक की जो प्राप्त जानकारी के अनुसार है। तो यहाँ पे बताना है जो भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है। देखिए पहले तो यही पूछा जाता है, तो भाषा से संबंधित है, ठीक है। अब भाषा से संबंधित है, भाषा 8वीं अनुसूची में कितनी है, तो 22 भाषाओं का जिक्र मिलता है, ठीक है। उसमें से बताना कौन से शामिल नहीं है, तो राजस्थानी दी, पंजाबी दी, बोडो दिया है, तमिल दिया है, तो ये जो है राजस्थानी नहीं है, ठीक है। टोटल मिला के अगर बात करते हैं तो 22 भाषाएं, और 22 भाषाओं में राजस्थानी भाषा नहीं है, इतनी चीज़ भी याद रखिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और महत्वपूर्ण बन जाती है कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, अभी जो 8 तारीख में 8 मार्च में वितरित किया जाएगा, यहाँ पे जो है ये बताया गया है कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो 24 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे 24 भाषाएं कौन सी, तो एक तो राजस्थानी हो गई और एक अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाता है। अगर आपने साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में वीडियो नहीं देखी स्पेशली, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैंने विस्तार से उस पर चर्चा किया है, कितने लोगों को मिलेगा, बाकायदा लिस्ट दिखाई है, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राजस्थानी शामिल नहीं है, याद रखिएगा, लेकिन राजस्थानी भाषा में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, रोहतांग दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश दिया, उत्तराखंड दिया, अरुणाचल प्रदेश दिया, सिक्किम दिया है, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण दर्रे दिए हैं, रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में, सिपकला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में ही है, नाथुला दर्रा सिक्किम में, जलेपला दर्रा जो है सिक्किम में, लिपू लेक दर्रा जो है उत्तराखंड में, माना दर्रा जो उत्तराखंड में, जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में, और पीर पंजालवी दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में ही है, ठीक है। इतनी चीज़ भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, डिफिशियंसी डिजीजेस के संदर्भ में रिकेटस की कमी के कारण होता है, तो किसकी कमी के कारण होता है, तो यहाँ पे विटामिन सी दिया है, विटामिन ई दिया है, विटामिन डी दिया है, और विटामिन B12 दिया है, तो ये जो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। आइए बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है विटामिन ए, तो रेटिनॉल होता है इसका रासायनिक नाम, और रतौंधी रोग होता है, ठीक है, और इससे जो है गाजर में सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है। फिर बात करते हैं विटामिन B12 की, तो इसका होता है साइनोकोबालामिन, इसका रासायनिक नाम होता है, और रक्तलब्धता होता है। और विटामिन ए की बात करते हैं तो बंधिता होता है, और टोकोफेराल इसका रासायनिक नाम होता है। विटामिन डी की बात करते हैं
कैल्सीफेरॉल होता है और रिकेटस इसकी कमी से होता है। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में किसी भी समय पूर्णकालिक उप गवर्नरों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे बताना है डिप्टी गवर्नर्स की संख्या कितनी हो सकती है, किसमें, तो भारतीय रिजर्व बैंक में, मतलब आरबीआई में। तो यहाँ पे 5 दिया, 3 दिया, 4 दिया और 2 दिया, तो ये 4 हो सकती है। ठीक है, अब आरबीआई की बात आए तो आरबीआई के जो है नए गवर्नर बनाएंगे कौन, तो संजय मल्होत्रा जी। कौन बनाएंगे, तो संजय मल्होत्रा जी बनाएंगे। ठीक है, संजय मल्होत्रा जी बनाए गए। कौन से नंबर के बने, तो 26वें नंबर के बने। ठीक है, इन्होंने स्थान किसका लिया, शक्तिकांत दास जी का स्थान लिया है, और शक्तिकांत दास जी जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 बना दिए गए मोदी जी के। ठीक है, इतनी चीज़ भी याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, जब आरबीआई की बात आए तो आरबीआई की स्थापना पूछी जा सकती है। ठीक है, स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, 1935 में, इतनी चीज़ भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे चर्चा किया है, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो बेहतर हो सके और आपको जल्दी से वीडियो प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।